हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 200 क्वेश्चन कर लिए या 100 क्वेश्चन कर लिए और आपने फिर 4-5 दिन नहीं किया। आप ये 5 ही क्वेश्चन कीजिए, 10 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन डेली वाइज कीजिए। अगर आप डेली बाय डेली करते हैं तो आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी स्पीड 100% इम्प्रूव होगी। लेकिन आपको क्या करना है कि डेली बाय डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। होम्योपैथिक दवा की तरह, जैसे आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं, अगर एक दिन गैप हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप 7 दिन पीछे चले गए। तो उसी प्रकार ये भी है कि अगर आप एक दिन नहीं किए तो मतलब 7 दिन पीछे चले गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आप इस क्वेश्चन को 1 2 3 बार पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक पेट्रोल टैंक को भरने के लिए 48 मग पेट्रोल डालना पड़ता है। अभिजीत टैंक भरना चाहता है, लेकिन वह केवल वही मग उठा सकता है जो केवल 3/x भाग तक भरा हो। यदि अभिजीत ने टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 64 बार पेट्रोल डाला हो तो x का संभावित मान क्या हो सकता है। तो उसमें कह रहा है कि जो है 48 अगर मग डाल दिया जाए तो पेट्रोल पूरी तरह भर जाता है, लेकिन वो वही मग उठा सकता है जो 3/x भाग भरा हो, और वो 64 बार भरता है, तब जाके क्या होता है, वो टैंक फुल होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक बार में 3/x जा रहा है, टोटल वो 64 बार डाल रहा है। अगर एक बार में 3/x डाल रहा है और 64 बार डाल रहा है, तो टोटल डाल कितना दिया उसने पेट्रोल, टोटल कितना पेट्रोल डाल दिया, 3/x उड़ते 64 बार, जो कि किसके बराबर होगा, 48 की। कहने का अर्थ 48 मग अगर डायरेक्ट एक भर दिया होता तो वो फुल हो जाता, लेकिन एक बार में वो 3/x उठा रहा है, मग में 3/x उठा रहा है, तो 64 बार उठाने पर टंकी फुल हो रही है और यहाँ पे 48 बार में ही डालने पर फुल हो रही थी। तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे फिर, क्योंकि ये भी टंकी को भर दे रहा है, ये भी टंकी को भर दे रहा है, तो दोनों क्या है, सेम वर्क है। तो अब हम मान निकाल लेते हैं, तो कितना, 16×3 = 48, 16×4 = 64, 3 से 3 कैंसिल, तो x को इधर कर देते हैं, तो x बराबर कितना, 4। तो x का मान कितना आ गया, 4। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है 5 अलग अलग परीक्षाओं में राजू का औसत स्कोर कितना है, 42.8 है। बाद में देखा गया कि 2 अंक गलत लिख दिए गए थे, 38 की जगह 44 और 48 की जगह 46 लिख दिया गया था। तो सही, ठीक है, सही एवरेज ज्ञात करना है हमें, सही औसत अंक ज्ञात करना है।
तो कह रहा है एग्जाम कितने थे, 5 एग्जाम दिया उसने, औसत स्कोर कितना था 42.8। तो टोटल सम हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर इन 5 एग्जाम, तो कितना होगा। एवरेज में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एग्जाम से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। भाई यही तो करते हैं हम ना, कि अगर हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर, टोटल स्कोर कह सकते हो, अपॉन नंबर ऑफ एग्जाम से भाग दे देते हैं। तो यही तो हमें पता चल जाता है ना कि एवरेज क्या आ रही है। तो अगर टोटल स्कोर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एवरेज में नंबर ऑफ एग्जाम से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 214। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक मेथड है, अभी मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 214। अब लेकिन ये बोल रहा है कि बाद में देखा गया कि 2 अंक गलत लिख दिए गए थे, 38 की जगह 44 और 48 की जगह 46 लिख दिया गया था। तो राइट स्कोर क्या होगा, अभी ये तो रॉन्ग हो गया, राइट टोटल स्कोर कितना होगा 5 एग्जाम में, तो कितना होगा 214 है। अब हमने क्या किया कि 38 की जगह 44 लिख दिया, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। 44 हमने गलती से लिखा, लिखना क्या था 38, तो 38 वाला जोड़ दिया, 44 वाला घटा दिया, ठीक। अब आगे देखा जाए, 48 की जगह 46 लिख दिया गया था, तो 46 जो है गलती से लिखा गया था, तो हमने क्या किया, गलती वाला घटा दिया, जो सही वाला था हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा राइट टोटल स्कोर कितना आ जाएगा, 214 प्लस ये कितना हो जाएगा 46, 44 कितना माइनस का 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 7 8 दूनी 16 86। तो यहाँ कितना आ गया 210 आया हमारा टोटल स्कोर। भाई यहाँ -4 आएगा तो 4 घटेगा तो कितना आ गया 206, 210। तो अब राइट एवरेज कितनी है जाएगी, राइट एवरेज स्कोर कितना होगा हमारा, यही तो हमसे पूछ रहा है राइट एवरेज स्कोर, तो कितना होगा, करेक्ट या राइट जो भी कह रहा है। तो ये हमारा क्या है टोटल स्कोर, जैसे मैंने बताया कि एवरेज निकालने के लिए क्या है टोटल स्कोर और नंबर ऑफ एग्जाम। नंबर ऑफ एग्जाम कितना है, अभी भी 5 है, तो 5 से भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा 42 आएगा। कितना आ गया 42, तो कौन सा हमारा सही है, ये ए वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल है। तो मैं दूसरा बताता हूँ शॉर्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेरा है शॉर्ट है, तो क्वेश्चन दूसरा ही, अब मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड क्या है कि कह रहा है कि 5 अलग अलग परीक्षाओं में राजू की औसत स्कोर 42 है, तो हम क्या करते हैं कि एवरेज स्कोर को ऐसे ही रहने देते हैं 42.8, ठीक। अब क्या करना है हमें इसमें कि जो अंक कम या ज्यादा हो रहा है मैं उसका ही एवरेज निकाल लूं, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, एवरेज ही तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा शुरू में एवरेज है उसको हम एग्जैक्ट वैसे ही रहने देते हैं, और जो हमारा कम या ज्यादा नंबर हो रहा है उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। जो कम हो रहा होगा तो तब का एवरेज, या फिर बढ़ रहा होगा तब का एवरेज, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम इस यहाँ पे क्या किया, हमने प्लस कर दिया। तो क्या करना था, 38 की जगह 44 लिखा गया, तो मतलब 44 गलती से लिखा गया, सही क्या लिखना था 38। और आगे क्या है 48 की जगह 46, 46 गलती से लिखा गया था, 48 सही लिखना था हमें, तो हमने क्या किया जोड़ दिया। टोटल उसने एग्जाम कितना दिया था 5, क्योंकि मैंने बताया ना कि एवरेज के लिए क्या चाहिए, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एग्जाम। तो क्या है ये टोटल सम हो गया, इनका जो घटा या बढ़ा होगा वो टोटल सम हो गया, इनका नंबर ऑफ एग्जाम हमने भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा 42.8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 में से 86 गया तो कितना -4/5। तो ये कितना हो जाएगा 42.8 माइनस 5 × 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 42। राइट टोटल राइट एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज स्कोर, राइट एवरेज स्कोर कितना आ गया हमारा 42। तो कौन सा सही है हमारा, ए वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा
कि हमने जो नंबर या कम या ज़्यादा हो रहा था, हमने क्या किया, उसी का एवरेज निकाल करके, जो हमारे पास पहले से एवरेज था, अगर कम हुआ होगा तो घटा दिया, अगर बढ़ गया होगा तो हमने जोड़ दिया। तो वही तो किया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने हमारे वीडियो पहले देख रखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसे करना कैसे है। ठीक है, और आपने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर अजय 100 रुपए में 2 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल की नई कीमत क्या होगी। ठीक है, तो आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपको पता हो कि एक चावल की कीमत 5 रुपए, ठीक है, तो अगर उसे 10 किलो चावल खरीदना है तो कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा, 50। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब ये पर किलो प्राइस हो गया, जैसे मैंने बताया कि 5 रुपए किलो। कंजप्शन मतलब कितना खर्चा कर रहा है, मतलब 10 किलो, मैंने बोला ना कि 10 किलो लिया, तो यहाँ कितना आएगा, एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल 50 रुपए खर्च हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो अब आ जाते हैं कि कह रहा है कि 20% की कमी हुई, तो दो कंडीशन दे रहा है, पहले और बाद में, या फिर इनिशियल एंड फाइनल कह सकते हो। ठीक है, पहले और बाद में। तो वो कह रहा है कि 20% की किस में कमी हुई, कीमत में, मतलब प्राइस में 20% की कमी हुई। तो एक बात बताइए, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो कह रहा है 20% की कमी हुई, अगर पहले 5 थी तो 20% कमी हो गई, मतलब एक की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4। तो पहले कितना था प्राइस, 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, घट गया। तो वो बोल रहा है कि 100 रुपए में 2 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि उसका एक्सपेंडिचर, मतलब जो पैसा वो खर्च कर रहा है, पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहा था और अब भी 100 रुपए खर्च कर रहा है। पहले भी वो 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी वो 100 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि उसका कंजप्शन, अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो मान लीजिए ये पे आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, प्राइस हो गया ये कंजप्शन। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर। तो पहले के लिए हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल, चलिए लिख लेते हैं। ठीक, और फाइनल के लिए पी एफ सी एफ। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, वो एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो यहाँ पे अगर ये और ये सेम है, तो ये क्या होगा, पी इनिशियल इंटू सी इनिशियल बराबर क्या, पी फाइनल एंड सी फाइनल। ये प्राइस है, कंजप्शन है, तो P1 इनिशियल एंड P फाइनल बराबर क्या आएगा, C फाइनल अपॉन C इनिशियल। आएगा कि नहीं, इनका रेशियो क्या आएगा, P इनिशियल एंड P फाइनल, मतलब P पहले P बाद में, इनका जो रेशियो आएगा वो अब क्या आएगा, P फाइनल, सॉरी C फाइनल एंड C इनिशियल। तो यहाँ इसका अगर कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर 100 रुपए ही रखना है, तो यहाँ पे अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 और 5 का रेशियो होगा, कितने का, तो पहले कितना था। ठीक, तो अब पहले प्राइस कम हुई 5 से 4, तो कंजप्शन क्या, पहले 4 था 5 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि 100 रुपए में, मतलब एक्सपेंडिचर वो 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो 2 किलो चावल अधिक खरीदा। तो यहाँ पे कंजप्शन हमारा कितना बढ़ा, 1 यूनिट। कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है कि 2 किलो अधिक चावल खरीदा उसने,
तो 1 यूनिट का मान कितना, 2 kg। तो पहले वो चावल कितना खरीदता था, 1 यूनिट का मान 2 kg, तो पहले वो चावल कितना खरीदता था, 8 kg खरीदता था। अब कितना चावल खरीदता है, 10 kg। अब कितना चावल खरीदता है, 10 kg। तो चावल की नई कीमत पूछ रहा है, तो नई कीमत क्या होगी भाई, हम अब चावल कितना खरीद, नई कीमत मतलब जो बाद में खरीद रहा है। तो अगर आपको पता हो कि हमारे पास 100 रुपए है और हमें 10 किलो चावल खरीदना है, तो उसकी प्राइस क्या होगी। अगर आपको पता हो कि 100 रुपए में 10 किलो चावल मिलेगा, तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि क्या होता है, प्राइस कंजप्शन एंड बराबर क्या, एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर हमें 100 रुपए खर्च करना है और हमें मिलेगा कितना चावल, 10 kg चावल मिलेगा, तो प्राइस क्या होगी उसकी, जाहिर सी बात है कि 10 रुपए पर kg होगी। जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि 100 रुपए में पहले कितना मिलता था, 8 kg मिलता था। भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा सेम है ना, पहले 100 रुपए में 8 किलो मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 10 किलो, 2 किलो अधिक मिला कि नहीं मिला। तो पहले जो भी कीमत रही हो, अब क्या हो रहा है कि 100 रुपए में मुझे 10 किलो चावल मिल रहा है, तो 1 किलो की कीमत आप नहीं बता सकते। तो वही बात हो गई, समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। सरते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, पहले बेसिक बताता हूँ, फिर शॉर्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। कह रहा है ट्रेन पी ट्रेन क्यू से 140 मीटर लंबी है, जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 35 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 3.5 मिनट में पार करती है। यदि धीमी ट्रेन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कह रहा है, दो कंडीशन दिया है। अगर एक ट्रेन सामने से आ रही है, तो कह रहा है ना कि एक ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, तो दूसरे की कितनी होगी, 140 मीटर अधिक है, तो x प्लस 140। तो आप देखो जब सामने से आ रही हैं तो यहाँ पे इसका मुंह है, इसका यहाँ पे है, तो ये जब पार करेंगी तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ठीक। तो अब देख लो कितना, अब ये क्या हो रहा है कि वो उसको पार कर गई, सॉरी ये ऊपर बनाना था, ठीक है। ये पार कर गई, इसका मुंह यहाँ पहुंच गया, इसका मुंह यहाँ पहुंच गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, पहले यहाँ पे थी, इनके बीच का 0 था, अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। तो मतलब कहने का तो दो ट्रेनों की लंबाई के बराबर ही तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया, 2x प्लस 140, ठीक। और इनकी स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या है कि वो, अब देखा जाए तो एक तेजी से अपनी की तरफ आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। मतलब अगर 1 घंटे में मान लीजिए अगर ये 35 किलोमीटर की स्पीड से स्लो वाला आ रहा है और वो 50 किलोमीटर की, तो 1 घंटे में इन्होंने कितना, 35, 50, 80 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 35 और 50, 85 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कम हो गई, हुई कि नहीं हुई। अगर अगले घंटे में देखा जाए तो और कम होगा। तो मतलब इनकी स्पीड क्या हो गई, जुड़ जाएगी आपस में। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो वी पी प्लस वी क्यू होगा। इतना समझ में आ गया कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, जुड़ जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 35 सेकंड में एक दूसरे को, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने बताया कि इनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी इनकी, अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो कितनी होगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या है, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा,
डिस्टेंस कितना होगा इनका, स्पीड कितनी है इनकी, वी पी प्लस वी क्यू। टाइम कितना लग रहा है, 35 सेकेंड लग रहा है। और डिस्टेंस देखा जाए तो कितना इन्होंने चला, मैंने कितना भी बताया था, 2x प्लस 140। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब सेकंड के लिए आ जाते हैं। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो ठीक, जब वो अब क्या कह रहा है कि अब ये एक ही दिशा में चल रही हैं, ये ट्रेन एक हो गया, ये ट्रेन दूसरी हो गई। ठीक, अब देखा जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी इतना है, अभी इसका मुंह यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ये ट्रेन चलते 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 चल दी, अब ये ट्रेन पार कर गई इसको। ठीक, तो अब ये ट्रेन पार कर गई इसको, और अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखा जाए तो बताइए, ये यहाँ पे पहुँच गई, ये यहाँ पे हो गई, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया भाई, ये तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल ही किया। ठीक, अभी देखा जाए तो ये इसके पीछे खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, इसका मुंह यहाँ था, इसका मुंह यहाँ था कि नहीं था। अभी देखा जाए तो इसका मुंह सेकंड वाले ट्रेन का नीचे वाले का यहाँ था। अभी पहुँचते पहुँचते पार करके अब कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। जब पार नहीं की थी तो यहाँ था, अभी पार करते करते यहाँ पहुँच गया। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2x प्लस 140 जो कि है। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वी क्यू। हम मान लेते हैं कि जो तेज ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, वी क्यू है, और जो स्लो ट्रेन है उसकी वी पी है, तो वी क्यू माइनस वी पी। अगर आप मान लीजिए कि दोनों ट्रेनें अगर स्पीड सेम हो तो वो कैसे चलेंगी भाई, अगर वो एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है तो वो भी 10 किलोमीटर जाएगी। अगर एक ट्रेन एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रही तो वो भी 10 किलोमीटर जाएगी। अगर 20 किलोमीटर जा रही तो वो भी 20 किलोमीटर जाएगी। क्या एक दूसरे को कभी पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जिसकी अगर मान लीजिए पीछे वाली की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक, पीछे वाली की स्पीड ज़्यादा होगी, कि वो उसकी स्पीड मान लीजिए 15 किलोमीटर है और जो स्लो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर है, मान लीजिए आप। ठीक, तो वो एक घंटे में कितना चलेगी, 15 किलोमीटर चलेगी, जबकि वो एक घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी। मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर कम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, वी क्यू माइनस वी पी, घट जाता है। तेज वाले में स्लो वाला घटा देते हैं। तो अब हमारे जाते हैं दूसरे पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड, स्पीड हमारी क्या है, वी क्यू माइनस वी पी। मैंने इसको वीपी को धीमी ट्रेन माना है, इसलिए क्या किया। ठीक, अब कह रहा है कि इसको पार करने में 3.5 मिनट लगते हैं, 3.5 मिनट लगते हैं। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस कितना हमारा ट्रेवल किया, 2x प्लस 140 ही तो ट्रेवल किया। मैंने बताया ना कि कितना ट्रेवल किया, 2x प्लस 140। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, आपस में ये भी बराबर हो जाएंगे। तो वी पी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो वी पी प्लस वी क्यू कितना है, 35। यहाँ पे कितना है, वी क्यू माइनस वी पी कितना है, ये जीरो का गुणा उधर किया तो ये 35 गुणित 6 हो जाएगा। तो 35 से 35 कैंसिल, सॉल्व कर लेते हैं। तो वी पी प्लस वी क्यू इधर कितना आ जाएगा, 6 वी क्यू माइनस 6 वी पी कितना हो जाएगा, 6 वी पी। तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो कितना होगा, जुड़ जाएगा। 7 वी पी बराबर कितना, 5 वी क्यू। ठीक, तो धीमी वाली हमने किसको माना है, धीमी ट्रेन हमने किसको माना है, वीपी को माना है ना। कितना माना है, पी वाले को। तो पी का मान रख दिया 7, 5 35, वीपी का मान रख दिया कितना, 35, और इधर कितना है, वी क्यू। तो 5 7 35, तो वी क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, 49 किलोमीटर
प्रति घंटा कितनी आ गई? 49 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा हमारा सही है? ये डी वाला। ठीक, तो ये हमारा जो था वो प्रॉपर बेसिक मेथड था। मैंने पूरा का पूरा डिटेल समझाने की कोशिश की है आपको और समझ में भी आया हुआ। दूसरा चलिए मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूँ उसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको नोटिस आपने कर लिया होगा कि जो है हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। तो सेम डिस्टेंस में अगर ट्रेवल कर रहा हूँ तो v बराबर क्या होता है? डी बाई टी होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या होगा? टाइम का अपोजिट होगा। स्पीड क्या होगी? टाइम के अपोजिट होगी। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक क्या है कि एक ही दिशा में, दो कंडीशन है, एक ही दिशा में, और दूसरा क्या है? अपोजिट दिशा डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। क्या है? विपरीत दिशा। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे टाइम दिया है उसका, कितना दिया है? टाइम, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है कि अगर वो विपरीत डायरेक्शन में जाती हैं तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे को 35 सेकेंड में पार करती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो कितना? 3.5 सेकेंड। तो ये सेकेंड में तो ये भी सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे? 60 से गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कट जाएगा। तो ये 6, कितना आ गया? 6:1 आ गया। तो मैंने क्या कहा कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा? स्पीड इनकी क्या होगी? अपोजिट होगी। तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी? 1:6 का रेशियो आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक ही दिशा में जा रही थी तो रिलेटिव स्पीड कितना आया था? वी क्यू माइनस वी पी आया था। और यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे कितना आया था? वी क्यू प्लस वी पी। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट है। और ये वी पी और वी क्यू के बीच डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? 2 वी पी आएगा। अरे भाई 6 में से इधर घटाए एक तो 5 आया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा वी क्यू, ये प्लस वी पी हो जाएगा। तो माइनस वी क्यू घट करके 2 वी पी आएगा। ठीक, तो 5 यूनिट का मान कितना? अब 2। और वी पी का मान हमने क्या मान रखा है? ये 35 वाला। तो 35 हमने रख दिया। तो 5 सत्ते 35। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 14 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया? 1 यूनिट का 14 किलोमीटर। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 14 × 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कितना? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो तेज ट्रेन की गति क्या होगी? तो यहाँ पे एक बात बताइए कि वी क्यू माइनस वी पी बराबर, ये वी क्यू माइनस वी पी बराबर 84 बाई वी क्यू माइनस वी पी बराबर कितना है? 84। और ये कितना है? वी क्यू प्लस वी पी बराबर कितना? 14 किलोमीटर। तो हम जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 वी क्यू बराबर कितना? 96। कितना होगा? 14 4 88 98 होगा, सॉरी। तो वी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 49। कितना होगा? 49 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ें जो मैंने ये लिखा है यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपकी जाहिर सी बात है स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी और सी ने 5, 3 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक,
व्यवसाय के अंत में उन्हें 5, 8 और 10 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि ए ने 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया तो बी और सी के निवेश का समय का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि पी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता, मैंने ये भी बताया आपको कि एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का। हाँ, 2 और 3 लोगों के बीच में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को जो है इसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें टाइम पूछा है तो हमें टाइम अगर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, आप बताइए। टाइम हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के रेशियो में अगर हम इन्वेस्टमेंट से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो चलिए बस इसी बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा कह रहा है कि कौन से 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी का। बोल रहा है कि इनका क्या है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात ये है और प्रॉफिट का रेशियो ये है। तो पहले मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट का रेशियो हम लिख लेते हैं, कितना है, 5, 8 और 10 है। और फिर क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5, 3 और कितना है, 6। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम। तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने क्या कहा कि भाग दे देते हैं, भाग मतलब बटा का चिन्ह लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना है, 8/3 है। ठीक, यहाँ कितना है, 2 पंचे 10, यहाँ कितना, 2 तिहाई 6, 3, 5 और 3 का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 8/3, यहाँ पे भी 3, इसको 3 हटाने के लिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। नहीं समझ में आ रहा तो एक ऐसे कर सकते हैं, 8/3, 5/3। तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं सब में तो कोई फर्क, मैंने क्या ना है कि रेशियो में आप कुछ भी कीजिए लेकिन सब में सेम कीजिए। तो मैंने 3 से गुणा कर दिया सेम में, तो अब क्या आ गया हमारा टाइम का रेशियो, 3 का गुणा इसमें किया तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा रेशियो क्या आ गया टाइम का, टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3, 8, 5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए ने 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया तो 1 यूनिट कितनी है, 3 यूनिट बराबर कितना, 3 मंथ। तो 1 यूनिट का मान कितना, मंथ, 1 मंथ। 3 यूनिट का मान 3 मंथ, 1 यूनिट का मान 1 मंथ। तो पूछ क्या रहा है, तो 8 यूनिट का मान कितना, 8 मंथ। और 5 यूनिट का मान कितना, 5 मंथ। तो पूछ क्या रहा है, बी और सी के निवेश के समय का औसत। तो बी और सी के निवेश का औसत मिल जाएगा। तो 8, 5, 13, 13 मंथ। और एवरेज चाहिए तो बटा दो, बी और सी का एवरेज तो कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ। कितना हो गया, 6.5 मंथ। तो कौन सा हमारा सही है, ये डी वाला। ठीक है, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत सिंपल था। बस आपको थोड़ा सा ये अपना याद रखना है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा या फिर टाइम बराबर क्या होगा, बस बाकी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है कि 2 प्रकार की चीनी की कीमत क्रमशः जो है 24 रुपए किलो और कितना है, 32 रुपए किलो है। यदि 18 किलो किलो टाइप 2 वाला चावल है
चीनी की बात हो रही है, चावल नहीं। 2 प्रकार की चीनी है कि कीमत जो है 24 रुपये किलो और 32 रुपये किलो है। यदि टाइप 2 वाला 18 किलो है तो टाइप 1 की चीनी मिलाई जाती है, वो मात्रा बतानी है हमें, ठीक है, ताकि मिश्रण की कीमत जो है 27 रुपये किलो हो जाए। तो टाइप 1 चीनी की कितने किलो मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चीनी की कीमत 24 रुपये किलो है और दूसरी चीनी की कीमत 32 रुपये किलो है, ठीक है। 2 चीनियाँ जिनको आपस में मिलाया जाता है। तो जो दूसरी चीनी है उसकी क्वांटिटी दे रखी है कितनी, 18 किलो, और पहली क्वांटिटी नहीं दे रखी है, लेकिन हाँ मिलाने के बाद जो आ रहा है उसकी प्राइस जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 27 रुपये प्रति किलो आ रही है कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो हमें बताना है कि पहली चीनी की हमने मतलब कितना वेट बताना है उसका, कि हमने उसको कितना मिलाया, ठीक है। तो चलिए बेसिक मेथड में आपको बताता हूँ, उसके बाद क्या बताऊंगा शॉर्ट, ठीक। तो हमने क्या मान लिया कि माना टाइप 1 चीनी की क्वांटिटी कितनी है, चीनी कितनी है, x kg है, कितनी है, x kg। तो आप बताइए कि 24 किलो है, 24 रुपये प्रति किलो चीनी का मूल्य है, तो टाइप 1 का एक चीनी का कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य कितना होगा, कुल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो अगर आप 1 किलो का पता हो कि 24 रुपये प्रति किलो है, तो x किलो है तो कितना हो जाएगी इसकी प्राइस, 24x रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24x रुपये हो जाएगी। ये तो सही है, इतना समझ में आ गया। अब टाइप 2 किया जाते हैं, तो टाइप 2 में कितना होगा, टाइप 2 चीनी का कुल मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस। इसमें कह रहा है कि 32 रुपये प्रति किलो है और मिला कितना रहा है, 18 किलो है। उसकी संख्या कितनी, क्वांटिटी कितनी, 18 किलो, और 1 किलो की प्राइस 32 रुपये है। तो आप बता नहीं सकते कि अगर 32 रुपये प्रति किलो है तो 18 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 18 तिरिक 54, 540, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा, 576 रुपये। कितना हो जाएगा, 576 रुपये। ये टाइप 2 की हो गई। टाइप 2 की चीनी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, ये टाइप 1 थी और ये टाइप 2 की। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि मिश्रण की कीमत जो है वह 27 रुपये किलो है। तो पहले इनको हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद मिश्रण पे आते हैं, ठीक है। तो इनका पहले मैंने जोड़ लिया, तो टाइप 1 प्लस टाइप 2 की कुल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कुल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो आप बताओ कितनी होगी। 24x टाइप 1 का था और 576 इसका है, तो कितना हो गया, इतना हो गया टोटल। कह रहा है कि ताकि मिश्रण की कीमत 27 रुपये प्रति किलो हो जाए, तो अगर मिश्रण की टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मिश्रण की कुल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, अगर 27 रुपये उसकी कीमत है, 27 रुपये प्रति किलो, ठीक। तो टोटल क्वांटिटी है कितनी, क्वांटिटी कितनी है भाई, टाइप 1 कितना किलो था, x किलो था, और टाइप 2 कितना था, 18 किलो। टोटल कितना था, 18x प्लस 18 किलो था टोटल, और जिसकी कीमत क्या है, 27 रुपये किलो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इतना रुपए होगा मिक्सचर की। तो ये कितना हो जाएगा, 27x प्लस 27, 18, 18 तिरिक 54, 540 में से 18 तिरिक 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 486, ठीक। कितना हो जाएगा, 486। तो आप एक बात बताइए कि हमने ये अलग अलग उनकी क्या निकाल करके कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड कर दिया, या फिर मिक्सचर का हमने क्या बता दिया, तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे भाई। ये अलग अलग इनकी कॉस्ट प्राइस थी, ये मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस थी। टोटल कॉस्ट प्राइस ये अलग अलग जोड़ दिया हमने, और ये क्या है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है तो दोनों सेम ही, तो हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं इनको। तो 24x प्लस 576 जो कि बराबर होगा किसके, 27x 486 के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 24x को इधर लाया तो कितना, 3x, और 576 में 486 गया तो कितना, 90।
तो x का मान कितना आ गया 20। तो हमसे पूछा क्या है, तो टाइप 1 की चीनी की कीमत कितने किलोग्राम में लाई जानी चाहिए। तो टाइप 1 हमने माना कितना था x, और x का मान कितना आ गया 30 केजी हो जाएगा ये। तो कितना मिलाना था 30 केजी। कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला, ई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर बेसिक तरीका था। तो अब मैं दूसरा मेथड बताता हूं आपको। दूसरे मेथड में देखा जाए तो क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहां पे देखा जाए तो टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात हो रही है। टाइप 2 की, टाइप 1 की कॉस्ट प्राइस कितनी है 24 रुपए प्रति किलो है, और टाइप 2 की कितनी है कॉस्ट प्राइस 32 रुपए प्रति किलो है। और मिक्सचर की कितनी है, यहाँ पे क्या आता है बीच में, मिक्सचर ही तो आता है या एवरेज आता है, यही तो आता है। तो मिक्सचर की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे भी लेकिन कॉस्ट प्राइस ही आएगी, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने कितना 27। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 5 32, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना 3 आ गया। तो ये जो आएगा हमारा वो रेशियो में आएगा, ये जो हमारा मान आएगा ये दोनों रेशियो में आएगा। लेकिन आएगा क्या, क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्वांटिटी का रेशियो आया। किसका, क्वांटिटी का। मतलब टाइप 1 का जो रेशियो है वो 5, और टाइप 2 का जो है वो 3। तो इसने आगे बोल रखा है कि टाइप 2 जो है वो 18 किलो है। मतलब कहने का अर्थ 3 यूनिट का मान 18 केजी है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 केजी होगा। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 केजी। तो टाइप 1 कितना मिलाना पड़ेगा हमें 30 केजी, जो कि है ई। तो ये क्या था हमारा शॉर्ट मेथड, जो कि मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने से। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा कि ये इतना ही होगा, और लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख लीजिए किसमें क्या लिख सकते थे आप। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, तो आपका वो टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, ठीक, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है अजय विकास से 25% अधिक कुशल है। यदि विकास को किसी कार्य को अकेले करने में अजय से 6 दिन अधिक लगते हैं, तो अजय अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो एक बात बताइए आप कि यहाँ पे किसका दिया है, अजय एंड विकास, वी मान लिया हमने। क्या बोला है कि अजय विकास से 25% अधिक कुशल है। तो 25% का मान जानते हैं आप कितना होता है 1/4। तो कौन ज़्यादा कुशल है, अजय। तो ये क्या है, विकास से बोला है ना, विकास नीचे वाला। तो 25% अधिक मतलब एक अधिक, तो अजय कितना होगा 5। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 5/4 का रेशियो आ गया। तो ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। ठीक है, ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। तो आप एक बार बताइए हम कैसे करते थे, अजय एंड विकास का यहाँ पे क्या होता था टाइम, उसके बाद हम क्या करते थे टोटल वर्क निकालते थे, कितने टाइम में पूरा काम कर रहे हैं, ये टाइम होता था हमारा। यहाँ पे हम क्या निकालते थे टोटल वर्क। यहाँ पे क्या आती थी हमारी इफिशियंसी आती थी। तो यहाँ इफिशियंसी तो हमें पता है कितनी है 5/4। ध्यान देना है कि ये रेशियो में है, 5/4 रेशियो में है। तो हमारा टोटल वर्क कितना, अगर हम निकालना चाहें तो क्या लेंगे, टोटल वर्क हम लेना चाहें तो क्या लेंगे, हम इसका क्या करते थे एलसीएम लेते थे। या भी मैंने क्या कहा कि आप कुछ भी मान सकते हो, हम एलसीएम इसलिए लेते थे ताकि हमारी जो है वैल्यू इफिशियंसी की एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे हम इफिशियंट टोटल वर्क क्या ले सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा 20।
अगर इनका एलसीएम 20 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। तो आप बताइए कि टोटल वर्क बराबर हमने क्या होता है फॉर्मूला, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अगर हमें इफिशियंसी पता है तो टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क में क्या करेंगे हम, इफिशियंसी से अगर भाग दे दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 20 और ये कितना है 5, तो हमें कितना मिल जाएगा ये अजय का, टाइम कितना मिलेगा 4। अब और कौन है, विकास कौन है, विकास का कितना मिल जाएगा 5। तो ध्यान देना है कि ये हमारा क्या था, रेशियो में था, तो ये भी हमारा क्या आएगा, रेशियो में ही होगा, ध्यान देना है ये बात को। ठीक, तो हमें अब क्या मिल गया, टाइम का रेशियो मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली, यहाँ से देखा जाए तो आपको एक बात पता चली कि अजय एंड विकास की इफिशियंसी का रेशियो क्या था, क्या था 5 एंड 4 था। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो आप अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे इनका रेशियो क्या था 5 एंड 4, और टाइम का रेशियो क्या आ गया इनका 4 एंड 5, अजय का 4 है इसका 5, जो कि रेशियो में है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको इफिशियंसी दे रखी हो तो क्या होगा, अगर सेम वर्क है तो उसका जो टाइम होगा इफिशियंसी का उल्टा होगा, अगर टाइम दे रखा हो तो उसकी इफिशियंसी जो होगी वो क्या होगी, उल्टा होगा टाइम का। ये बात याद रखना है, यहाँ पे उल्टा हो गया कि नहीं, इफिशियंसी 5-4 था तो टाइम कितना हो गया 4 और 5 का रेशियो आया कि नहीं। और मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि ये कैसे आया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि विकास किसी कार्य को अकेले करने में अजय से 6 दिन अधिक लेता है, किससे, अजय से 6 दिन अधिक, तो यहाँ विकास कितने यूनिट अधिक ले रहा है, 1 यूनिट अधिक ले रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 दिन अधिक ले रहा है। तो आप बताइए कि 1 यूनिट का मान 6 है तो 5 यूनिट का मान कितना 30 डे होगा, और अजय का कितना होगा 24 दिन, कितना हो जाएगा 24 दिन। तो हमसे पूछा क्या है कि अजय अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे हम जो लेते थे वो क्या है, टोटल वर्क ही तो लेते थे, कितने टाइम में कर रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 24 डे हो गया, कितना 24 डे, मतलब 24 दिन में ये पूरा कार्य कर लेगा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको समझा दी कि आता कहाँ से और कैसे आया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार एक कुर्सी को 15% हानि पर, एक मेज को 21% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल जो है 140 रुपए का लाभ होता है। लेकिन यदि वह कुर्सी को 15% लाभ और मेज को 15% हानि पर बेचता है तो उसे 20 रुपए की हानि होती। तो एक मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो लोगों की बात कर रहा है, किसकी, कुर्सी और मेज की। किसकी बात कर रहा है, कुर्सी और मेज की। कह रहा है 15% हानि पर किसको बेच रहा है, कुर्सी को, और एक मेज को 21% लाभ पे बेच रहा है। तो 15% का मान कितना होता है, हम इसको कितना रख देते हैं 15/100। तो अगर उसकी पहले कॉस्ट प्राइस 15 थी तो उसको लॉस पे, अगर 15% लॉस पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 85। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या आ गई, कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 85। और यहाँ पे देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना आएगा 21% लाभ पर, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हम मान लें 100 तो 21% उसका कितना होगा 21, तो बेचेगा कितने पे 121 पे। तो यहाँ पे अब एक बात हो रही है कि कुर्सी और मेज, कि भाई यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस 100x, तो ये कितना हो जाएगी सेलिंग प्राइस 85x।
यहाँ पे मेज की बात हो रही तो 100y मान लिया, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 121y। कुर्सी के लिए हमने क्या किया x माना और मेज के लिए हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का 15 का लॉस हो रहा है, तो कितने का 15 का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21y का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बोला है कितना, जिससे उसे कुल कितने का 140 रुपये का लाभ, यहाँ पे 15x का लॉस हो रहा है और यहाँ पे कितने का 21y का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन टोटल उसे क्या हो रहा है 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे फिर से कह रहा है कि यदि उस कुर्सी को 15% लाभ पे, तो कुर्सी की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फिर से मेज की बात पे आ रहे हैं। तो अब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो एक बात बताइए कि कॉस्ट प्राइस भाई कुर्सी की तो सेम है ना, अब अंतर क्या कर रहा है, वो बेचने में कर रहा है कि पहले वो लॉस पे बेच रहा था, अब लाभ पे बेच रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस हम मान लें कि 100x अभी भी है, तो 15% प्रॉफिट मतलब 100x का 15% कितना होगा, जाहिर सी बात है 15x, तो बेचेगा कितने पे 115x पे। यहाँ पे कितना होगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी क्या होगा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगी ना भाई, क्योंकि बात तो उसी मेज की हो रही है, लेकिन पहले प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब क्या पे लॉस पे बेच रहा है। तो 100y और 15% का लॉस पे बेच रहा है, तो 15% अगर इसका निकाला जाए 100y का तो कितना होगा 15y। तो मतलब 100y का खरीदा था 15% लॉस पे, मतलब 85y में बेच रहा है, तभी तो 15% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने का 15x का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कितने का -15y का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल 15x प्लस -15y, जो कि बोल कितना रहा है कि उसे 20 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब -20। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 जोड़ देते हैं, 1 एंड 2 जोड़ दिया, तब क्या होगा, अब जोड़ देते हैं तो -15x प्लस 21y बराबर कितना 140। यहाँ कितना आ गया 15x प्लस सॉरी -15y माइनस है बराबर कितना -20। अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 15 6 21 6y आएगा। यहाँ क्या 120 में से 140 में से 120 सॉरी 20 गया तो कितना 120। तो y का मान कितना आ गया हमारा, y बराबर कितना 20, 6 दूनी 12 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि एक मेज का लागत मूल्य कितना होगा, तो मेज का कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, मेज का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, मेज की हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो मेज की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100y, कितनी है 100y, y का मान हमें पता है, तो 100 गुणित 20 बराबर कितना 2000 हुआ, कितना 2000 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के 3 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक, तो वो दो कंडीशन दे रहा है कि पहले क्या था, ठीक पहले और बाद में। तो यहां पे देखा जाए तो ये कांस्टेंट है हमारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
जो भी फर्क पड़ेगा वो आधार से पड़ेगा, ऊंचाई से पड़ेगा। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। अगर उसका पहले 1 रहा होगा तो अब क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। ऊंचाई भी पहले 1 रही होगी तो अब क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। कितना कर दी गई, 3। तो इनके बीच का रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, 1/2 एरहन है तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है भाई। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनके बीच का रेशियो अगर देखा जाए तो कितना होगा, ये 1/2 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 9। तो पहले कितनी थी उसका क्षेत्रफल 1, अब कितना बढ़ कर गया है, 9 हो गया, मतलब +8 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, +8 बढ़ गया किस पे, 1 पे। तो 100% निकाल, परसेंटेज चाहिए तो कितना होगा, 800%। कितना हो जाएगा, 800%। कहने का अर्थ कितने की वृद्धि हुई, 800% की वृद्धि हुई। ठीक, परसेंटेज अगर किसी चीज का पूछे तो हम क्या करते हैं, उसका रेशियो भी निकाल के, रेशियो को दो लोग पहले और बाद का रेशियो निकाल करके हम बता सकते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने बताया कि पहले कितना था, 1 था भाई ऊंचा। कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के 3 गुना कर दिया जाए। पहले 1 रहा होगा, उसकी ऊंचाई 3 गुना कर, आधार का कितना 3 गुना कर दिया, ऊंचाई भी उसकी 3 गुना कर दिया मैंने। ठीक, 2 ही चीज की जरूरत थी, तीनों चीज़ों की जरूरत थी नहीं, हमें जो 2 चीज़ की जरूरत थी, मैंने क्या किया, दोनों बढ़ा दिया। तो अब हमारा कितना, 800% बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है यदि कोई धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 16 गुना हो जाती है तो वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 81 गुना बनने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो इसके 2 मेथड में बताता हूँ, बेसिक, ठीक, और रेशियो मेथड। कह रहा है कोई धनराशि है P अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 16 गुना हो जाती है। यहाँ पे उसने एक चीज बोली है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, 2 वर्ष में कितना होगा, 2 ईयर बराबर कितना, 6 मंथ होगा, 4 अर्धवार्षिक, ये कितना होगा, 4 होगा। टाइम कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, E बराबर P1 प्लस R/100 इंटू टाइम। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए तो हम बता सकते हैं ना किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक अपने प्रिंसिपल का 81 टाइम हो जाएगा, कितने टाइम में। तो यहाँ पे हम क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम तो बता सकते हैं ना। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो कितने टाइम में अपने का 81 गुना हो जाएगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि 2 वर्षों में 16 गुना हो जाता है, मतलब अगर P रहा होगा 1 गुना, तो अब अमाउंट कितना हो गया, 16P हो गया, मतलब 16 गुना हो गया। 1 प्लस R/100। टाइम कितना है, 2 ईयर, मतलब 4 छमाही। तो यहाँ टाइम कितना हो गया, 4। यहाँ P से P कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर किया जाए तो ये कितना है, 2 पे पावर 4। यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस R/100 का पावर 4। मैंने पावर 4 इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे भी पावर 4 आ रहा है। जब ऊपर के जो है पावर बराबर होंगे तो नीचे का बेस भी बराबर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बनाने की कोशिश की, इसका भी पावर जो है वो सेम हो जाए, 4। तो ये भी 4। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। मैंने बताया ना कि पावर जब बराबर तो क्या बेस बराबर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R बराबर यहाँ से कितना आएगा, 100% आया, जो कि क्या है, अर्धवार्षिक है।
क्या है, अर्धवार्षिक है। यहाँ पर अभी तक वो जो दिया था वो अर्धवार्षिक के लिए दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा था, ये सारे कंडीशन जो थे वो अर्धवार्षिक के लिए था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, अर्धवार्षिक आएगा। अगर वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 100% करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200%। तो ठीक है, अब हम टाइम बता सकते हैं, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता चल गया, ये अमाउंट पता चल गया, और प्रिंसिपल तो हमें पता है कि 1 का 81 गुना बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम फिर से फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ए बराबर क्या, P1 + R/100 इंटू टाइम। तो क्या हो रहा है, 81 गुना हो रहा है, तो 81 टाइम किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल P है तो 81 टाइम P हो गया, 1 + R/100। आर का मान कितना, सॉरी 200, अपॉन कितना, एंड टाइम जो कि है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना है, 2 है ऊपर, या P से P कैंसिल, 81। यहाँ कितना हो गया, 3 पे पावर n। तो यहाँ का 3 के पावर n है, तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, 3 के पावर कितना, 4 लिख सकते हैं 81 को, और यहाँ कितना है, 3 के पावर n है। तो यहाँ पे बेस बराबर है तो अब क्या होगा, घात भी बराबर होगा, पावर भी बराबर होगा। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया यहाँ, 4। कहने का अर्थ है कि 4 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, अपने प्रिंसिपल का 81 टाइम हो जाएगा। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। तो ये हमारा जो था वो प्रॉपर बेसिक मेथड था। ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी इसी का शॉर्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड के लिए ये, ठीक, तो चलिए बताता हूँ इसे करते कैसे हैं। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में अपनी राशि का 16 गुना हो जाती है। तो यहाँ से हम P और A का क्या दिया है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो दिया है, जो कि कह रहा है कि अपने का 16 गुना, अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 16 गुना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना, 1 के पावर 4 और 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब हर साल देखा जाए तो 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 4 साल हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक, कितना हो रहा है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, यही तो हम करते हैं रेशियो मेथड में। तो आप बताइए कि ये 4 आया कहाँ से भाई, जाहिर सी बात है कि 2 वर्ष में अर्धवार्षिक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 4 छमाही होंगे, तो 4 तो आ गए ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट अर्धवार्षिक, सेकेंड अर्धवार्षिक, थर्ड अर्धवार्षिक एंड फोर्थ, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 से 2 बढ़ रहा है, देखा जाए तो 1 से 2 बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है किस पे, 1 पे, तो 100 पे कितना, तो ये हमारा क्या होगा, यही तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये कितना आ गया हमारा, 100%। अब ये बताइए कि ये जो हमारी कहानी थी वो किसकी थी, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली की थी। तो ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहिए तो 1 साल में कितने छमाही होते हैं, कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2, तो 2 × 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 200%। कहने का अर्थ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 200%। कितना हो गया, 200%। तो यहाँ से P एंड A का रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल 1 है तो 1 साल में क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ रही है, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 2 गुना ब्याज मिल गया, 1 गुना हमारा प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 गुना। ठीक, फिर अगले साल क्या होगा, 1 से 3 गुना, तो देखा जाए तो 3 त्रिक का 9 हुआ, फिर 1 से क्या होगा, फिर 3 होगा, क्या होगा, 9 त्रिक 27 हो गया, फिर 1 से क्या होगा, फिर 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 81 गुना हो गया, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81 हो गया। तो 1 से 81 गुना हो गया कितने साल में भाई, यहाँ पे देखा जाए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, और यहाँ पे ये 4 साल। टोटल टाइम कितना लग गया हमें, 4 साल लग गया 1 से 81 गुना पहुँचने में। तो कौन सा हमारा आंसर सही है,
ये ई वाला, ठीक। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर बेसिक वाला भी और ये रेशियो मेथड भी, ठीक है। तो आप पहले बेसिक से क्लियर होइए, जब बेसिक से क्लियर हो जाएंगे तो आप रेशियो मेथड, शॉर्ट मेथड जो है वो अपने आप बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर लो यार, ताकि उनको भी ये प्रॉफिट मिल सके। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकें। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।